यूनिट डायमेंशन कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसको करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि जरा देखिएगा, कह रहे हैं कि ईच साइड ऑफ क्यूब, कह रहे हैं कि मेजर टू बी, मतलब कह रहे हैं कि कोई क्यूब है, ये मान लीजिए आपका कोई क्यूब है, ठीक है, क्या है, कोई क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब का जो है इन्होंने क्या किया है, कह रहे हैं कि जिसका साइड का जो मेजरमेंट इन्होंने दिया हुआ है, क्यूब है, क्यूब का साइड का जो मेजरमेंट है वो उन्होंने दिया हुआ है। मान लीजिए साइड का मेजरमेंट मान लीजिए ए, उन्होंने दिया हुआ है उसकी वैल्यू 7.203 मीटर, ठीक है। तो अगर क्यूब है ये, तो जो इसका लेंथ होगा वही इसकी ब्रेथ होगी ये वाली, ठीक है। कितना होगा जरा बताइए, ये हो जाएगा 7.203 मीटर, ठीक है। उतना ये हाइट हो जाएगा, कितना हाइट हो जाएगा, ए बराबर 7.203, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अप्रॉक्सीमेटली सिग्निफिकेंट फिगर। तो कह रहे हैं कि हमें बताना सिग्निफिकेंट फिगर किसमें, टोटल सरफेस एरिया में। तो एक चीज समझिएगा, जो क्यूब होता है, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो क्यूब का सरफेस एरिया होता है दोस्तों, देखिएगा सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब साइड अगर ए है तो ए का कर देंगे स्क्वायर। ये होता है सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। साइड हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 7.203, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 7.203 पूरे का कर देंगे स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर मान लीजिए करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, इसका स्क्वायर हम फोन से कर दे रहे हैं। 7.203 का जरा स्क्वायर देख लीजिएगा, कैलकुलेटर से कर दे रहे हैं ना, तो 7.203 मल्टीप्लाई बाई 7.203 आ गया आपका 51 पॉइंट, इसमें मल्टीप्लाई कर देना 6 का, ये आ गया 311.299, यहाँ से आ जाएगा 311.29, ठीक है, ये आ जाएगा। और आगे भी आएंगे तो ये जो वैल्यू लिखा है ये सही नहीं लिखा गया, हमें लिखना है वैल्यू ये राउंडिंग ऑफ करने के बाद। तो राउंडिंग ऑफ में 2-3 रूल होते हैं। राउंडिंग ऑफ में पहला रूल होता है, अगर हम 2 फिजिकल क्वांटिटी को अगर ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका रूल अलग होता है। लेकिन अगर 2 फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका रूल अलग होता है। तो यहाँ बताइए, जो फिजिकल क्वांटिटी का जो है मान लीजिए उसका ये लेंथ है, ये क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब L इंटू L या A इंटू A, यहाँ लगेगा जरूर लगेगा मल्टीप्लाई वाला। तो मल्टीप्लिकेशन में होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में ये देखते हैं किसमें जो है लीस्ट एसएफ है, ये किस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में लीस्ट एसएफ, जरा बताइएगा। ये जो वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है यही तो है आपका, ये हाइट ये है, ये ब्रेथ है, ये चौड़ाई है, लंबाई है। इसमें जो आपका एसएफ हो जाएगा, एसएफ सिग्निफिकेंट फिगर, वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे 4 हो जाएगा, नॉन जीरो डिजिट, हमेशा समझिएगा नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाते हैं। और जीरो अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर के काउंट होता है। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 हैं। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 हैं। तो लिस्ट किसमें है, सब में 4-4 हैं। तो फाइनल आंसर में राउंडिंग करने के बाद कितने सिग्निफिकेंट होने चाहिए, 4। इसमें जरा देखिए कितने हैं, ये 5 हैं। तो राउंडिंग करने के बाद इसमें 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। और राउंडिंग आप बताओ, ये जो वैल्यू है 9, ये जो है 5 से बड़ी है। अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी है तो इसमें हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर सरफेस एरिया का आफ्टर राउंडिंग ऑफ करने के बाद। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। फिर करें वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम बताइए। अगर क्यूब है तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है दोस्तों वो होता है साइड का क्यूब, मतलब 1 का पावर क्यूब। अब साइड का क्यूब ये भी मल्टीप्लीकेशन में है, इसको जरा आप देखिए 7.203 पूरे का करेंगे क्यूब, इसका क्यूब करिए, तो क्यूब करेंगे वैसे मल्टीप्लाई करेंगे काफ़ी समय लगेगा, फोन से मल्टीप्लाई करते रहे। 7.203 है ना, 7.203 मल्टीप्लाई बाई 7.203 फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7.203, ये आपका गया 373.71 373.71, ठीक है, ये आ गया। तो मैंने क्या बताया कि ये भी बताइए, अभी क्या है मल्टीप्लिकेशन में। और जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम देखते हैं लीस्ट एसएफ, किसी फिजिकल क्वांटिटी के लीस्ट एसएफ। तो फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट होना चाहिए, 4। बताइए 5 है ये। अब ये जो वैल्यू है ये 5 से कम है, ये अगर 5 से कम है तो इसमें 1 ऐड होगा नहीं। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा 373.7 मीटर क्यूब। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट बार, ठीक है। एनसीईआरटी सवाल है, न्यू एनसीईआरटी सवाल है ये। नेक्स्ट
आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं कि कोई जो है मास है जिसका मास कोई वैल्यू सब्सटेंस है उसका मास दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया गया, ठीक है। कह रहे हैं कि एक्सप्रेस इस डेंसिटी बाय कीपिंग अ सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, मैंने मान लिया कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये क्या है कोई सब्सटेंस है, इसका उन्होंने मास दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ मास, ग्राम में दिया हुआ है। सब्सटेंस का मास जो है वो ग्राम में दिया हुआ है, वो दिया 5.74 ग्राम, और इस सब्सटेंस का जो उन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है वो वॉल्यूम दिया हुआ है 1.2 cm3, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि डेंसिटी में बता दीजिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। जो डेंसिटी होता है दोस्तों, डेंसिटी डी, जरा बताइएगा क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट मीटर में कितना मास मिल रहा है उसका नाम डेंसिटी। जरा बताइए मास कितना है, ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना 1.2, ठीक है। इसको जब डिवाइड करते हैं तो आता है 4.78, ठीक है। ये अब इसमें जरा देखिएगा, मैंने क्या बताया था कि जब भी मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइड हो तो मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में जो रूल लगता है वो मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में वो लिस्ट एसएफ पे लगता है। बताइए अगर मास में कहते हैं मास है, ये मास बताओ कितना लिस्ट एसएफ वो है आपका एसएफ है, तो जो मास है आपका वो आपका है 5.74 ग्राम, ठीक है। इसमें कितना एसएफ है सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें है 3 एसएफ है ये, ठीक है। और वॉल्यूम में कितना एसएफ है, ये आपका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम में जो एसएफ है ये 1.2 है, इसमें कितने एसएफ हैं, 2 एसएफ हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो लिस्ट किस में है, वॉल्यूम में है कि मास में है, वॉल्यूम में कितने 2 हैं और मास में 3 है, तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए 2। क्यों, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवाइड हो, हमको जो है लिस्ट एसएफ जो है फाइनल आंसर में होनी चाहिए। इसमें बताइए 3 है, इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। और फिर राउंडिंग ऑफ करने के बाद ध्यान रखिएगा, राउंडिंग ऑफ करने के बाद बताओ जरा ये जो वैल्यू है 8 ये 5 से बड़ी है, हमें 2 जो है फाइनल आंसर में लाना है, तो ये इसमें क्या कर देंगे, एक हम ऐड कर देंगे, क्योंकि जो वैल्यू 5 से बड़ी है तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर। क्यों 2 ही लिखा, क्योंकि हमें चाहिए लिस्ट एसएफ। लिस्ट एसएफ इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो फाइनल आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। या तो 4.7 लिखना है, राउंडिंग ऑफ करने के बाद लिखना है, ये वैल्यू 5 से बड़ी है तो इसमें क्या कर देंगे, एक हम ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एनसीईआरटी सवाल है, न्यू एनसीईआरटी सवाल है। नेक्स्ट ये देखिए थर्ड नंबर, कह रहे हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी दिया हुआ है, कह रहे हैं दैट एक्सप्रेट वी, कह रहे हैं एक्सेलरेशन इतना कर, ठीक है। कह रहे हैं कि के, कह रहे हैं कि कैन यू रूल आउट द बेसिस ऑफ द डायमेंशनल आर्गुमेंट। कह रहे हैं कि इसमें कौन सा जो है वो डायमेंशन के हिसाब से रूल्स आउट है। तो बताइए अगर एनर्जी है, क्या है एनर्जी है, तो जो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है, एनर्जी का कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, उसका जो डायमेंशन होता है दोस्तों जरा बताइएगा, वो होता है आपका ml के पावर स्क्वायर t के पावर -2 होता है डायमेंशन, कोई भी एनर्जी हो, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कौन सा रूल्स आउट है, तो पहला ऑप्शन जरा देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहे हैं, k बराबर m² v के पावर क्यूब। अब जरा इसका हम लिखें डायमेंशन, जरा बताइए m है ना, ये m का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, m का हो जाएगा स्क्वायर। ये आपका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी lt के पावर -1 पूरे का कर देंगे q, ठीक है। इसको जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर l का पावर क्यूब t के पावर -3। क्या ये एनर्जी का डायमेंशन है, ये के क्या है आपका, ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन वही लिखा मैंने ml स्क्वायर t के पावर -2। ये जो डायमेंशन आया है m स्क्वायर l के पावर क्यूब t के पावर -3, क्या डायमेंशनली करेक्ट है, नहीं है। ये आपका रूल्स आउट हो गया। ये रूल्स आउट क्यों होगा, क्योंकि इसने डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, इसलिए रूल्स आउट हो गया। दूसरा देखिए जरा, के बराबर हाफ mv स्क्वायर, ये अब बताओ हाफ तो मतलब कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। मास हो जाएगा m, वेलोसिटी हो जाएगा l t के पावर -1 पूरे कर देंगे स्क्वायर, यहाँ से जाएगा m l स्क्वायर t के पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, दिस इज द डायमेंशन, मतलब ये और आपका सही है। रूल्स आउट कौन हो गया, ये वाला। सी वाला देख लो जरा, सी वाला, के बराबर m में, के बराबर m में काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन है वो कितना है, ये है। अब m में, तो m तो वही हो जाएगा, ये एक्सक्लेरेशन है, एक्सक्लेरेशन का जो डायमेंशन होता है l t के पावर -2 होता है, तो l इंटू टी के पावर -2, ठीक है। तो m इंटू l इंटू टी के पावर -2, ठीक है। दिस इज नॉट डायमेंशन ऑफ एनर्जी, दिस इज डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो ये भी आपका रूल्स आउट हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए जरा, के बराबर कह रहे हैं कि 3/16 mv स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं, क्योंकि जो आपका आंसर होता है वो 1/2 होता है, लेकिन डायमेंशनली ये क्या है, करेक्ट है। ये लास्ट देखिए, के बराबर लिख रहे हैं 1/2 mv स्क्वायर प्लस m में, लास्ट वाला के काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसका हो जाएगा m l स्क्वायर t के पावर -2, इसमें प्लस m में ऐड कर रहे हैं, तो m में जब ऐड कर दोगे आप तो क्या आ जाएगा m
एल टी के पावर -2, ये भी जो डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है ये। तो कह रहे हैं कि कौन सा इसमें जो है डायमेंशनली इनकरेक्ट है, उसको आप रूल्स आउट कर दीजिए। तो पहला जो है इनकरेक्ट है, ठीक है, सी वाला है और ई वाला है। तो कौन कौन से रूल्स आउट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ए कामा सी कामा ई, ये तीनों जो है रूल्स आउट हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं कंसीडर सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ अटैच्ड स्ट्रिंग कैन ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, कह रहे हैं ग्रेविटी, सपोज दैट द पीरियड, ठीक। कह रहे हैं कि मान लीजिए टाइम पीरियड, ठीक है, जब भी ऐसा सवाल है तो आप प्रपोर्शन में टाइम पीरियड जो है मान लीजिए कि m के पावर a, ठीक है। अच्छा ग्रेविटी है तो ग्रेविटी पर मान लो आप b, ठीक है, और क्या करना है, लेंथ है ये, तो l हो जाएगा l के पावर मान लीजिए c, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका डायमेंशन लिखिए जरा, तो हो जाएगा m के पावर 0 टाइम का, l के पावर 0, t के पावर 1, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ टाइम। प्रपोर्शनल है, इसको हटा देंगे तो कोई कांस्टेंट अपने तरफ से मान लीजिए आप, वो कांस्टेंट मान लीजिए k, ठीक है। अब m है ये, m का डायमेंशन सिर्फ m हो जाएगा, तो m पूरे का पावर हो जाएगा आपका a, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है दोस्तों वो कितना होता है, एल टी के पावर -2, पूरे का पावर लगाएंगे b। c क्या है, l क्या है, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन होता है l होता है, पूरे का पावर लगाएंगे c। अब जो जो टर्म है सभी को आप एक साथ कर लीजिए, तो k बराबर m के पावर a, ठीक है। यहाँ आप देखिए l का पावर b हो जाएगा, l का पावर b, और यहाँ पर भी l पावर c है, तो क्या हो जाएंगे, बेस बराबर है, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो l के जो पावर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा कितना, b प्लस c। अरे l का पावर यहाँ पर कितना है, b है, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना c है, तो अगर बेस बराबर तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर t के पावर -2 हो जाएगा, तो t के पावर -2b, ठीक है, ये आ गया टोटल। अब क्या करें, यहाँ का मास का डायमेंशन यहाँ पर a है, यहाँ पर 0 है, सबको क्या कर दिए, कंपेयर कर दीजिए। तो कंपेयर करने के बाद a बराबर कितना आ गया, 0, मास का मैंने क्या किया, पावर का कंपेरिजन कर दिया, यहाँ a है, यहाँ पर 0 है, तो 1 गुना 0 आ जाएगी। यहाँ पर b प्लस c है, यहाँ पर कितना है, 0 है, तो b प्लस c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक। अब देखिए -2b है, यहाँ पर 1 है, तो -2b की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2, ठीक है। यहाँ रख देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगा +1/2, कितना आ जाएगा, +1/2। अब सारे वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, आप जितने अपने वैल्यू निकाले हैं सारे वैल्यू उठा के रख देंगे, तो टाइम पीरियड जो फार्मूला जाएगा जो k m के पावर 0, मतलब m कितना है, m a एक वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हो जाएगा पावर 0, ठीक है। अब देखिए g ग्रेविटी, इसका पावर बताओ कितना है, b है, b की वैल्यू -1/2 है, तो पावर चढ़ा देंगे -1/2। अच्छा l लेंथ है, उसका पावर c है, c की वैल्यू कितना है, +1/2, ठीक है। ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा, किसी भी अगर नंबर पर पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ये 1 हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये रूट के अंदर चला जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k रूट के अंदर l/g, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 मतलब रूट होता है, माइनस से नीचे चला जाएगा। k की वैल्यू आप जानते हो, k की वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, वो आया आपका 2 पाई। यहाँ से टाइम पीरियड जो फार्मूला आ जाएगा टाइम पीरियड का, वो हो जाएगा t बराबर 2 पाई रूट के अंदर l/g, ये हो जाएगा टाइम पीरियड का एग्जैक्ट फार्मूला। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट l/g, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ v, कह रहे हैं पार्टिकुलर टाइम दिया गया है v बराबर at + b / t + c, तो हमसे डायमेंशन पूछा है a b और c। जैसे ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो आप इसको एक ही तरीके से लगाएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कौन सा कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जो राइट हैंड का जो डायमेंशन होगा वही लेफ्ट हैंड का डायमेंशन होगा, जो राइट हैंड का डायमेंशन होगा वही लेफ्ट हैंड का डायमेंशन होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, मतलब v की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन a × t की होगी। यहाँ से आप कंपेरिजन कर सकते हैं, जो v की डायमेंशन हो जाएगा वो a × t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक डायमेंशन कितना, v क्या है, वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी डायमेंशन आप जानते हैं l × t के पावर -1 डिवाइड बाई t, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो फिर क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका l × t के पावर -2, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ a, ठीक है। अब b अपॉन, अब इसका जो डायमेंशन होगा b/t + c, वो डायमेंशन v के बराबर होगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं v बराबर b/t + c, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कॉन्सेप्ट से लिखा जा रहा है, डायमेंशन राइट हैंड का डायमेंशन लेफ्ट हैंड का बराबर होता है, उसी कॉन्सेप्ट से लिखा जा रहा है। जरा बताइएगा। अच्छा एक चीज बताओ, दो फिजिकल क्वांटिटी अगर ऐड हो रहे हो या सब्सट्रैक्ट हो रहे हो, दो फिजिकल क्वांटिटी अगर ऐड हो रहे हो या सब्सट्रैक्ट हो रहे हो, उनका डायमेंशन हमेशा बराबर होता है।
ये दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रहे हैं, इनका सब्सट्रैक्ट भी हो रहे होंगे, तो इनका डायमेंशन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जो डायमेंशन टी की होगी वही डायमेंशन सी की होगी। तो जो डायमेंशन आपका टी का होगा, टी का डायमेंशन टी है, टाइम है, तो वही डायमेंशन किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। मतलब सी का डायमेंशन सीधे सीधे कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना वी का डायमेंशन। वी का डायमेंशन जानते हो आप, एल इंटू टी के पावर -1 बराबर बी। यहाँ से टाइम है तो यहाँ पर लिख लीजिए टी, यहाँ से जो वी की वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा एल इंटू टी के पावर -1 इंटू टी के पावर +1। ये बताओ -1 + 1 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा लेंथ। मतलब जो बी का डायमेंशन आ जाएगा दोस्तों वो सिर्फ एल के पावर 1 आ जाएगा। तो बी का डायमेंशन हो जाएगा एल। ठीक है, जो सी का डायमेंशन हो जाएगा सी, सॉरी जो सी का डायमेंशन हो जाएगा टी, और जो एक डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एल टी के पावर -2। हमसे पूछे हैं ए बी एंड सी, एल टी के पावर -2 एल इंटू टी। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा सवाल है, 22 अच्छा पूछा गया सवाल है, इसको आप एकदम याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से एक सवाल बनेगा तो बनेगा, अगर बनेगा सवाल तो मैक्सिमम इसी से बनता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा एकदम। नेक्स्ट 6 नंबर, करना टाइम डिपेंड ऑन द फिजिकल क्वांटिटी पी एक्सप्रेस बाई पी बराबर पी नॉट एक्स, ऐसे दिया हुआ है। कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है पी बराबर पी नॉट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है माइनस अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, ये दिया उन्होंने। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, वो डायमेंशन लेस होता है, मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, नहीं डायमेंशन मतलब उसकी वैल्यू हम 1 के बराबर करते हैं। मतलब अल्फा इंटू टी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। ये 1 कैसे आता है, मतलब कोई भी डायमेंशन ना हो, कोई भी डायमेंशन ना होने का मतलब होता है कि m के पावर 0, ठीक है, m के पावर 0, l के पावर भी 0 और टाइम के पावर भी 0। अब बताओ, अगर m के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, l के पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, t के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ओवरऑल वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कोई भी डायमेंशन नहीं होना मतलब ये होता है चीज़ें। हमसे पूछे हैं अल्फा की, बताओ अल्फा इंटू टाइम t हो जाएगा, t का स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से जो अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा दोस्तों तो बताइएगा, वो t के पावर क्या -2 हो जाएगा। यहाँ से अल्फा का जो डायमेंशन आ जाएगा वो t के पावर -2 हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा हाई डायमेंशन t के पावर -2, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। जब भी एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, उसको नो डायमेंशन मतलब होता है m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, मतलब उसकी वैल्यू 1 के बराबर आप रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अच्छा सवाल एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में पूछा गया सवाल। एनसीईआरटी अगर आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करिए, दिखाएंगे कि एनसीईआरटी किस पेज से किस लाइन से क्वेश्चन जो है उठाया गया है, वहाँ से आपको दिखाया जाएगा। एक सवाल एनसीईआरटी के पेज से लाइन से उठाए गए सवाल हैं। 7 नंबर, कर वेन अ वेव ट्रेवलिंग इन अ मीडियम कर है कि डिस्प्ले दिया कर है कि उसका इक्वेशन दिया गया है y बराबर a sin bt माइनस सी एक्स। फिर मैंने कहा कि अगर एंगल हो चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। मतलब ये जो वैल्यू लिखी है bt माइनस सी एक्स, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। मतलब ये है कि b इंटू टी की वैल्यू सीधे सीधे आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, कोई भी डायमेंशन है। मतलब m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। यहाँ से बताओ b का जो डायमेंशन हो जाएगा दोस्तों वो t हो जाएगा, यहाँ से टाइम का ये 1 हो जाएगा, तो b का डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा t के पावर -1। तीसरी डायमेंशन अब b। अब सिर्फ ऐसा निकालना है सी एक्स का, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि एंगल है ये। तो सिर्फ यहाँ से लिखेंगे c इंटू एक्स पूरे का हम बराबर कर देंगे 1 के बराबर। अच्छा ये x है, मीटर में है, अब मीटर का बताइए l होता है डायमेंशन, तो c ब्रैकेट में कर लीजिए l, ठीक है, बराबर 1। तो c का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा l के पावर -1। ठीक है, हमसे रेशियो पूछे हैं द डायमेंशन ऑफ b बाई सी, तो आप डायमेंशन निकालिए b बाई सी। तो b बाई सी का डायमेंशन हमसे पूछे हैं, तो b की वैल्यू कितना था, t के पावर -1। ठीक है, नीचे हो जाएगा l के पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा lt के पावर -1, l इंटू टी के पावर -1। दिस इज द डायमेंशन। ये डायमेंशन किसका है, दिस इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा वेव वेलोसिटी तो कोई वेलोसिटी हो, दिस इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो डायमेंशन किसका है, वेव वेलोसिटी। किसका है, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का डायमेंशन है दोस्तों, कोई भी वेलोसिटी हो उसका डायमेंशन lt के पावर -1 होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वेव वेलोसिटी फर्स्ट। ये भी एनसीईआरटी से उठाया गया सवाल है ये। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप करिए, दिखाएंगे किस लाइन से जो है, किस पेज से किस लाइन से सवाल जो उठाया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि प्लैंक कांस्टेंट h स्पीड ऑफ द लाइट वैक्यूम v। ठीक है, अब देखो ये सवाल आपने लगाया, सबकी वैल्यू अगर रखा निकाला तो कम से कम 10 मिनट लगेंगे, जो कि बेकार है। वो गलत हो जाए तो सवाल भी खराब। ऐसे सवाल के लिए एक ट्रिक होता है, बताते हैं। पहले डायमेंशन निकालिए h का, c का और g का। तो h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। उसके डायमेंशन निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं E बराबर h इंटू न्यू।
ये फार्मूला आपका मॉडर्न फिजिक्स में है। ई क्या होता है? एनर्जी होता है। एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, ठीक है, बराबर एच, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी डायमेंशन -1 होता है, टी के पावर -1 होता है। यहाँ से जो एच का डायमेंशन आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा? एम इंटू एल स्क्वायर टी के पावर -1, दिस इज डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे डायमेंशन निकालिए किसका? ये तो स्पीड लाइट है, सी डायमेंशन सीधे सीधा लिख सकते हो एल इंटू टी के पावर -1, स्पीड ऑफ लाइट या कोई भी वेलोसिटी हो उसका डायमेंशन एल टी के पावर -1, चाहे वो स्पीड लाइट का स्पीड हो चाहे कोई भी, चाहे वेव स्पीड हो। अब लिखना डायमेंशन किसका? जी का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। उसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे? तो उसका डायमेंशन लिखने के लिए एफ बराबर होता है न्यूटन साहब के नियम के हिसाब से जी m1 m2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, ये होता है एफ बराबर। एफ का डायमेंशन जरा बताइए, एम एल टी के पावर -2, ये होता है डायमेंशन ऑफ फोर्स। जी मास हो जाएगा एम स्क्वायर, एम इंटू एम, एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मतलब लेंथ एल का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे लेंथ एल का स्क्वायर। यहाँ से जो जी डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका एम के पावर -1 क्योंकि स्क्वायर है, नीचे आएगा तो डिवाइड करेगा -1, ये एल स्क्वायर इधर एल है तो हो जाएगा आपका एल के पावर 3, ठीक है, और टी के पावर -2, दिस इज डायमेंशन ऑफ जी, ठीक है। अब ऐसे सवाल देखो कैसे करते हैं, हमें कह रहे हैं कि डायमेंशन किसका करें? लेंथ का। मतलब ये है कि लेंथ सिर्फ बचेगा, बाकी मास का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन आपस में क्या होगा? कैंसिल। तभी उन्होंने पूछा है कि कह रहे हैं कि ये विच ऑफ द कॉम्बिनेशन, सिर्फ मतलब डायमेंशन लेंथ का होना चाहिए, मतलब बाकी जो वैल्यू है वो सब कैंसिल हो जाना चाहिए। तो आपको सिर्फ लेंथ का डायमेंशन देखना, ना कि मास का देखना, ना कि टाइम का देखना, सिर्फ किसका देखना है? लेंथ का। अब पहले वाला ऑप्शन में जरा देखो, पहले वाला ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन जरा देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एच सी अपॉन जी, रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर एच इंटू सी डिवाइड बाई जी, ठीक है। अब इसमें सिर्फ लेंथ का देखना है डायमेंशन, क्योंकि बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, उन्होंने बोला होगा कि डायमेंशन लेंथ का है। अब बताओ एच में बताओ जो लेंथ है वो कितना है? एल स्क्वायर है। ये एम और टी को नहीं देखना है, एम और टी को नहीं देखना, सिर्फ किसको देखना है? लेंथ, क्योंकि उन्होंने बोला होगा कि डायमेंशन लेंथ का कौन सा है ये। तो जरा बताइएगा, यहाँ रखिएगा रूट के अंदर एल स्क्वायर, क्योंकि एच में एल स्क्वायर डायमेंशन है, ठीक है। सी जरा बताओ एल है तो एल स्क्वायर इंटू एल, एल स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाई जी। जी बताओ जो लेंथ कितना? एल के पावर क्यूब है ये, यहाँ नीचे लिख दीजिए एल के पावर क्यूब, ठीक है। अब बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये भी एल के पावर क्यूब हो जाएगा, नीचे भी एल के पावर क्यूब हो जाएगा, तो रूट के अंदर एल हो जाएगा, रूट के अंदर एल, ठीक है। अब बताओ जरा, ये लेंथ का डायमेंशन नहीं है, लेंथ का डायमेंशन यहाँ से रूट हटाओगे तो पावर 1/2 हो जाएगा। लेंथ का जो डायमेंशन होता है, लेंथ का जो डायमेंशन होता है उसको आपको याद होगा वो कितना होता है? सिर्फ एल के पावर 1 होता है, दिस इज डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेकिन ये पावर 1/2 है, ये उसका डायमेंशन नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, रूट के अंदर एच सी डिवाइड बाई एच की पावर 3/2, दूसरा ऑप्शन देखिए जरा, दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं रूट के अंदर एच सी, जी सी, सॉरी एच सी कह रहे हैं जी सी। अब जी में बताओ लेंथ कितना है? एल क्यूब है, यहाँ से लेंथ का लिखना है एल के पावर क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई सी, सी स्पीड ऑफ लाइट, इसमें बताओ एल सिर्फ 1 पावर है, यहाँ ऊपर लिख दीजिए एल डिवाइड बाई एच, एल स्क्वायर है ये, उसका पावर 3/2 करोगे आप, एल स्क्वायर है उसका पावर 3/2 करोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ बचेगा एल के पावर क्यूब, ऊपर हो जाएगा एल के पावर स्क्वायर, क्योंकि एल क्यूब है और एल के पावर 1 है, बेस बराबर तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, तो बराबर लिखेंगे हम रूट के अंदर एल के पावर 4 डिवाइड बाई एल के पावर 3, देखिए जरा एक कट गया जी, ठीक है। फिर ऊपर ले जाओगे फिर हो जाएगा रूट के अंदर एल, फिर मतलब एल के पावर 1/2, इसी तरह नॉट डायमेंशन ऑफ द लेंथ है, क्योंकि लेंथ डायमेंशन एल के पावर 1 होता है, ना कि 1/2 होता है, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए तीसरा में देखिए जरा, तीसरा हम कर रहे हैं कि रूट के अंदर एच जी डिवाइड बाई सी के पावर 3/2, तो रूट के अंदर एच में बताइए जो लेंथ है उसका स्क्वायर कर, यहाँ पे एल है, यहाँ पे लिख दीजिए एल स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ लेंथ का देखना है, इंटू जी, जी में बताओ एल कितना, पावर कितना है? एल के पावर 3 है, यहाँ लिख दीजिए एल के पावर 3, ठीक है, डिवाइड बाई सी के पावर 3/2, सी में लेंथ वो कितना है? पावर 1 है, उसका कर देंगे 3/2, यहाँ से हो जाएगा एल के पावर 3/2, ठीक है। अब जरा देखिए, अब क्या करना, अब इसमें मल्टीप्लाई करो, आप कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, एल के पावर 5 हो जाएगा। अब इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा, एल के पावर 5 नीचे हो जाएगा एल के पावर 3/2, ठीक है। अब ये बताओ रूट है, ये रूट है, मतलब जब उसको रूट हटाओगे तो 1/2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिखेंगे एल के पावर 5/2 डिवाइड बाई एल के पावर 3/2,
क्योंकि वो रूट जब हटाएंगे तो पावर 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब ये बताओ ऊपर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो L जरा बताओ 5/2 माइनस 3/2 बोलो। अब जरा बताओ ये हो जाएगा L का पावर 2/2, हटाएंगे बेस बराबर तो 5 माइनस 2/2, ये कट जाएगा तो सिर्फ बनेगा L का पावर 1। क्या ये डायमेंशन ऑफ लेंथ है? यस, क्योंकि डायमेंशन ऑफ लेंथ कितना होता है, L के पावर 1। कितना आ गया, L के पावर 1, तो इसी डायमेंशन ऑफ लेंथ आपका जो है ये वाला ऑप्शन है थर्ड, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी नहीं आएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। एक तरीका और है, लेकिन अगर आप ऐसे निकालोगे GCML रखोगे तो कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। इससे अच्छा है अगर लेंथ का पूछा है तो सिर्फ लेंथ का देखना है, हमें सिर्फ लेंथ का देखना है। अच्छा सवाल है, नीट 16 फेज 2 पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट 9 नंबर कह रहा है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी देखो क्या होता है, जो हीट करंट होता है H बराबर वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। H बराबर होता है KA डेल्टा T डिवाइड बाई लेंथ। हीट करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जैसे आप पढ़ते थे हीट करंट करंट रेसिटी में करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसे आप होता है हीट करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। सेम वही चीज़ है, मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं कोई कंडक्टर है, क्या है, कोई कंडक्टर है ये, इससे मान लीजिए हाई टेम्परेचर पर है ये लोअर टेम्परेचर पर, इससे जो हीट फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, उसी का नाम क्या है, जो हीट करंट। जो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इस क्रॉस सेक्शन एरिया जो पर सेकंड जो हीट फ्लो हो रहा है उसका नाम हीट करंट। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लीजिए, टी हायर माइनस टी और लेंथ एल मान लीजिए, तो यही वैल्यू यहाँ से लिखी जाती है। तो जरा बताइएगा ये आपका क्या है, हीट है। हीट का क्या होता है, डायमेंशन या यूनिट जूल होता है भाई साहब, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन जूल या यूनिट, सॉरी एनर्जी का जो यूनिट होता है जूल होता है। आपका टाइम है, टाइम का यूनिट हो जाएगा टी, जूल अपॉन टी, ये क्या बनेगा, वाट। क्या बनेगा, वाट। मतलब ये है कि जो आपका जो यूनिट आएगा हीट करंट का वो कितना जाएगा, वाट। मतलब इस पूरी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाट। जरा देखिएगा तो वाट बराबर, ठीक है, कि हमको इसका डायमेंशन पूछे हैं तो इसको अब ऐसे रखे रखो, ठीक है। इनटू एरिया को बताओ क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। एरिया का हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। आपका ये टेम्परेचर है तो टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन, ठीक है, डिवाइड बाई एल मीटर हो जाएगा। तो एक पावर से एक पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर एक पावर बचेगा ऊपर, तो इसको नीचे कर देंगे डिवाइड। यहाँ से जो के का डायमेंशन आ जाएगा दोस्तों, जरा बताओ आप, वो कितना आ जाएगा, वाट पर, एक एम बच जाएगा, नीचे डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा मीटर। आपका केल्विन है तो मीटर केल्विन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाट डिवाइड बाई, इसको ऐसे तो वाट मीटर का पावर -1 और केल्विन का पावर -1। दिस इज डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट। नीट 2019 से पूछा गया सवाल है ये, कोई दम नहीं सवाल में। क्वेश्चन नंबर 10 करें द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें ठीक से समझिएगा, अगर डेसिमल का केस हो, अगर डेसिमल केस हो और अगर नॉन जीरो डिजिट के अगर लेफ्ट में जीरो मिल रहा है, नॉन जीरो मतलब ये नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 8 9 तक जो है नॉन जीरो डिजिट होते हैं। अगर नॉन जीरो डिजिट के अगर लेफ्ट में जो जीरो मिलता है उसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट कभी भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के अगर राइट में मिल रहा है तो उसको हमेशा हम सिग्निफिकेंट फिगर के काउंट करते हैं। ये जो दोनों जीरो हैं, बताइए इस नॉन जीरो डिजिट के किधर मिल रहे हैं, राइट साइड मिल रहे हैं, लेकिन ये वाला जो जीरो है ये नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में मिल रहा है, तो लेफ्ट वाले को हम कभी काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन राइट वाले को हमेशा काउंट करते हैं किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अच्छा, नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, इसमें कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, जब बताइए आप। SF ये तो आपका 2 है, ये भी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, ए जीरो जीरो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करें द नंबर 2.745 एंड 2.73 करें ऑन राउंडिंग ऑफ 3 सिग्निफिकेंट। करें 3 सिग्निफिकेंट तक आपको राउंड अप करना है। इसमें जा देखो आप 2.735 इसको राउंड अप करना है 3 डिजिट तक। कितने तक, 3 डिजिट तक। तो राउंडिंग का रूल होता है कि अगर ये वैल्यू 5 से ज़्यादा हो, अगर यहाँ पर वैल्यू 5 से ज़्यादा हो, तो यहाँ पर अगर ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो हम एक ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर 5 आ जाए, अगर 5 आ जाए तो फिर इसमें 2 केस होते हैं। 5 से ज़्यादा होगा तो चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, एक आप ऐड कर दीजिएगा। लेकिन अगर वैल्यू 5 आ जाए तो 5 के आने में 2 केस होते हैं। पहला, अगर 5 के पहले अगर ऑड नंबर आ रहा है, 5 के पहले अगर ऑड नंबर आ रहा है तो उसमें एक कर देंगे। तो बताइए 3 क्या है, ऑड नंबर है ये, तो 3 अगर ऑड नंबर है तो इसमें क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। तो 2.7
2.74 ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर राउंडिंग ऑफ करने के बाद। ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि ये ऑड नंबर, अगर 5 आ जाए तब, अगर 5 से बड़ी होती तो चाहे आपका ऑड हो या इवन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा देखो जरा 2.745, ठीक है, इसमें जरा ये भी 5 है ये, लेकिन बताओ इसके जो पहले वाला जो डिजिट है वो आपका इवन है। क्या है, ये आपका इवन है। इवन केस में जो कॉन्सेप्ट है रास्ते में ही तेजहीन हो जाता है। क्यों, क्योंकि इवन कॉन्सेप्ट में एक ऐड नहीं करते हैं, लेकिन अगर वैल्यू ऑड आ जाए तो ऑड के आने में एक हम क्या कर देंगे, यहाँ ऑड है आपका, ये क्या है, ऑड है ये, लेकिन इवन है, इवन में हम एक ऐड नहीं करेंगे तो इसको फाइनल राउंडिंग करने के बाद 2.74 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें एक हम ऐड नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, नहीं तो 5 एक ऐड कर देना आंसर गलत हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 4th पार्ट। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, नहीं मिलेगा तो व्हाट्सएप पर दिखाइएगा, दिखाऊंगा कहाँ सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे मोमेंटम पी, एरिया ए एंड टाइम टी आर टेकन बाय द फंडामेंटल क्वांटिटी। कह रहे देन एनर्जी है टू द डायमेंशन फार्मूला। एनर्जी तो आप क्या करिए, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, उसका पावर मान लो आप ए, ठीक है, एरिया का पावर मान लीजिए आप बी, ठीक है, टाइम का पावर मान लीजिए आप सी, ये हो जाएगा। अब मोमेंटम का कैसे डायमेंशन निकालोगे, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का डायमेंशन m हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा lt के पावर -1, तो यहाँ से हो जाएगा m इंटू एल इंटू टी के पावर -1, दिस इज डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पर रख दीजिए। अच्छा, एनर्जी डायमेंशन m इंटू एल का स्क्वायर इंटू टी के पावर -2, यहाँ से हम लिख सकते हैं m इंटू एल स्क्वायर इंटू टी के पावर -2 बराबर, प्रपोर्शन हटा दो आप, कोई वैल्यू रख दो, के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोमेंटम m इंटू एल इंटू टी के पावर -1 पूरे का पावर करेंगे कितना, e, तो m इंटू एल इंटू टी के पावर -1 पूरे का पावर करेंगे कितना, e, ठीक है। एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर, पूरे का पावर करेंगे कितना, b इंटू टी, टाइम का डायमेंशन t पूरे का पावर करेंगे c, ठीक है। अब जरा देखिए आप यहाँ से कर लो m इंटू एल स्क्वायर टी के पावर -2 बराबर हो जाएगा k, ठीक है। अब यहाँ पर m है, पावर a है, यहाँ पर कितना है जरा बताओ, इसमें बाकी m कहीं नहीं है, बाकी तीनों में m कहीं नहीं है, तो सीधे आप m का पावर कितना लिख दीजिए, a लिख दीजिए, सीधे a लिख दीजिए, ठीक ना। इसमें जरा बताइए l का पावर a है, ठीक है, इसमें l का पावर b है, तो बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो l का पावर हो जाएगा a प्लस b, कितना हो जाएगा, a प्लस b, ठीक है। टाइम का पावर -1 है, इसमें टाइम का पावर c है, तो बेस बराबर है, पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टाइम का जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा पावर -a प्लस c, ठीक है। अब पावर कर दो कंपेयर आप, तो बताइए m का पावर a है, यहाँ m का पावर 1 है, यहाँ से a की वैल्यू डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा डायरेक्ट। इसमें जरा देखिए आप, l का पावर a प्लस b है, इसमें l का पावर 2 है, इसको जरा आप कंपेयर करो तो a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक वैल्यू यहाँ रख दीजिए 1 प्लस b बराबर 2, तो b की वैल्यू जरा बताइए दोस्तों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ बताइए -a प्लस c, इसको आप कंपेयर करिए तो -2 के बराबर हो जाएगा, तो -a प्लस c की वैल्यू टोटल आ जाएगी -2, एक वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1, यहाँ रख दीजिए तो -1 प्लस c बराबर -2, तो c की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। अब पूरी वैल्यू उठाकर इसमें रखिए आप, पूरी वैल्यू उठाकर यहाँ से जो डायमेंशन आ जाएगा एनर्जी का वो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, m का पावर कितना था, p का पावर कितना था, a की वैल्यू 1, यहाँ से p का कितना आ जाएगा, पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। a एरिया है आपका, एरिया पूरे का पावर कितना था, b था, b की वैल्यू 1 था, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, ठीक है, 1 था, 1/2 था, ध्यान से देखिए, ध्यान से, सॉरी स्क्वायर है ना ये, -mlt पर -1 l के पावर b, अच्छा l स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर l स्क्वायर है ना, ये ध्यान से रखना, l स्क्वायर तो 2b हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 2 इंटू बी, अरे मीटर है ना, एरिया है, एरिया किसका हो जाएगा, l स्क्वायर तो 2b, यहाँ से आ जाएगा b की पावर 1/2, यहाँ से बताओ a की जो ऊपर आ जाएगा पावर कितना आ जाएगा, 1/2, अरे एरिया है ये, एरिया का हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर, तो एक पावर कितना आ जाएगा, 1/2। अच्छा, इसका वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, -c रख लीजिए यहाँ पर, तो ठीक है, जो वैल्यू आ जाएगा -1, इसको पूरे अगर अच्छे तो सीधा इसे लिख दो, जो आंसर आया आपका इसी टर्म्स में आया, तो आपका जो आंसर होगा लास्ट हो जाएगा आपका सही। तो जो एनर्जी आ जाएगा, तो के वैल्यू कोई कांस्टेंट हो सकता कोई मतलब है नहीं, तो जो एनर्जी आ जाएगा कि हटा लीजिए, यहाँ से प्रोपोर्शन लगाए ना, हाँ, तो जो आ जाएगा आपका एनर्जी का जो रिलेशन आ जाएगा, p की पावर 1, a की पावर 1/2 और t की पावर -1, ये आपका हो जाएगा 4th ऑप्शन करेक्ट। एनसीईआरटी के अभी सवाल एग्जाम्पल रखें। 13 नंबर,
कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, कह रहे कौन सा इसमें से यूनिट ऑफ टाइम नहीं है। सेकंड जाहिर सी बात है जो है टाइम का यूनिट होता है पार्सेक। पार्सेक समझना, पार्सेक जो होता है पार्सेक वो यूनिट होता है डिस्टेंस का। किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का। जब हम डिस्टेंस बहुत मतलब बड़ी वॉल्यूम में अगर मेजर करते हैं तो यहाँ हम पार्सेक यूनिट लेते हैं डिस्टेंस का। तीसरा ईयर। ईयर क्या होता है भाई? जब अर्थ एक कंप्लीट राउंड लगाता है सन के अबाउट कितने दिन में? 365 दिन में, तो अभी तो टाइम ही है। 365 का अगर आप चेंज करोगे टाइम में तो अभी तो टाइम का यूनिट है, तो ये भी टाइम का यूनिट है। ये देखिए लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? जब लाइट वैक्यूम में एक वर्ष में या 365 दिन में जो डिस्टेंस कवर करता है उसे बोलते हैं हम लाइट ईयर। जब लाइट वैक्यूम में एक ईयर में या कैसे कह सकते हैं 365 दिन में जो डिस्टेंस कवर करता है उसे कहते हैं हम लाइट ईयर। तो जनरली जो लाइट ईयर भी डिस्टेंस जो यूनिट होता है किसका होता है? डिस्टेंस का होता है। कह रहे कौन सा इसमें जो है नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, तो कौन सा है? बी वाला और डी वाला। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी एंड डी दोनों जो है टाइम का यूनिट नहीं है। एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का डायमेंशन। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है। फोर्स का डायमेंशन m इंटू एल टी के पावर -2। एरिया हो जाएगा l का स्क्वायर, ये पावर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका m इंटू एल के पावर -1 टी के पावर -2। दिस इज डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का डायमेंशन हो जाएगा m के पावर 1 l के पावर -1 t के पावर -2। m के पावर 1 l के पावर -1 t के पावर -2। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 2020 में पूछा गया सवाल है ये। सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है दोस्तों ये टोटल। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल है। तो जब प्लेन एंगल क्या होता है पहले तो समझिए। जब दो लाइन किसी प्लेन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जब दो लाइन किसी प्लेन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जो एंगल बनाते हैं उसे हम कहते हैं प्लेन एंगल। प्लेन में करते हैं अभी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तब। यहाँ पर मान लो सर्कुलर आर्क मान लो, ऐसे मान लो सर्कल में तो ये आपका रेडियस होता है, ठीक है। ये सर्कुलर आर्क इसको एल मान लो। यहाँ से हमें कहते हैं कि जो एंगल जो होता है उसका जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन लेस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप लिखेंगे एंगल का थीटा वो हो जाएगा आपका आर्क लेंथ एल डिवाइड बाई रेडियस। तो इसका भी डायमेंशन क्या होता है? मीटर होता है। और आर्क का भी डायमेंशन होता है अभी मीटर होता है। तो मीटर अपॉन मीटर ये वैल्यू हो जाएगा मीटर का पावर 0 मतलब 1। मतलब एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता लेकिन यूनिट होता है। एंगल का यूनिट होता है और उसका जो यूनिट होता है एंगल का वो होता है आपका रेडियन। क्या होता है? रेडियन। तो एंगल का ध्यान रखिएगा जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। सेम ऐसे कंडीशन में कर रहे हैं कि सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल उसे कहते हैं जब हम एंगल 3D में ऑब्जर्व करें। जब हम एंगल को किस में ऑब्जर्व करें? 3D में, मतलब से क्यूब हो स्फेयर हो तो वहाँ पर जब हम एंगल मेजर करते हैं, मान लीजिए कोई स्फेयर है ये, तो यहाँ से हम सरफेस से मान लो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो एंगल बनाता है, ठीक है ना, ये होता है आपका सॉलिड एंगल। जब हम एंगल के यहाँ मेजर करेंगे 3D में, हालांकि वो भी क्या होता है आपका डायमेंशन लेस होता है, लेकिन जो उसका यूनिट होता है यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल वो होता है आपका स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। तो जो एंगल होता है, जो यूनिट होता है सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन, लेकिन ये भी डायमेंशन लेस होता है। तो यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, चाहे वो एंगल हो, चाहे वो सॉलिड एंगल हो, चाहे वो प्लेन एंगल हो। तो आपका यूनिट बट नो डायमेंशन। यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। आज सेशन का आखिरी सवाल है ये सवाल। इसी साल पूछा गया सवाल है, 2024 में पूछा गया सवाल है ये। देखिएगा, करें फोर्स दिया गया है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बी टी। फोर्स दिया गया है एफ बराबर अल्फा इंटू टी का स्क्वायर प्लस बीटा इंटू टी, ये दिया गया है फोर्स हमें। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर हमको डायमेंशन मतलब बताया था कि जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड में होता है वही डायमेंशन राइट हैंड में होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अल्फा वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा? फोर्स एफ, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि जो फोर्स आ जाएगा एफ डिवाइड बाई टाइम टी का स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। फिर इसको आप क्या करिए? बराबर कर दीजिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो बीटा इंटू टी, बीटा इंटू टी पूरे बोल लिखेंगे फोर्स एफ के बराबर। यहाँ से जो बीटा का जो डायमेंशन आ जाएगा दोस्तों वो जरा बताओ आप कितना आ जाएगा? बीटा और हो जाएगा फोर्स अपॉन टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा। हमसे कह रहे हैं इसमें कौन सा जो है डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस होने का मतलब उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1। कितनी आनी चाहिए? 1। अब सारे वैल्यू उठा के इसमें रखो जरा। इसमें पहले वाला ऑप्शन में चेक करिए, पहले वाला ऑप्शन में
पहला ऑप्शन चेक करो जरा, क्या लिखा है, बीटा टी डिवाइड बाई अल्फा। तो बीटा का वैल्यू कितना था, एफ अपॉन टी, तो यहाँ रख दीजिए एफ डिवाइड बाई टी, ठीक है। ये जाएगा बीटा का वैल्यू इंटू टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई कर रहे हैं अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना था, एफ अपॉन टी स्क्वायर, तो यहाँ रख दीजिए एफ अपॉन टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर चला जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। एफ से एफ कैंसिल हो गया, बोलिए, लेकिन बताओ एक टी से एक टी तो कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पर टी स्क्वायर शायद ये नहीं, ठीक है, एक टी से टी कैंसिल हो गया, बताओ टी स्क्वायर बच गया, टी स्क्वायर, बाकी एफ तो कट गया, एक टाइम कट गया, लेकिन ये वाला जो वैल्यू टी स्क्वायर ये वैल्यू बच गई, तो कितना आ गया, टी का स्क्वायर, ये डायमेंशनलेस थोड़ी ना है, ये टाइम का स्क्वायर आ गया ये, तो मतलब आपका जो पहला ऑप्शन है ये गलत होएगा। ये दूसरा जरा देखो आप, अल्फा टी डिवाइड बाई बीटा, दूसरा ऑप्शन चेक करो जरा, अल्फा का वैल्यू कितना था, एफ अपॉन टी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिए एफ डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं इनटू टाइम टी मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर टाइम टी का क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उन्होंने कहा कि नीचे डिवाइड आप कर दीजिए किससे, बीटा से, यहाँ नीचे डिवाइड कर दीजिए बीटा से। अब बीटा की जो वैल्यू आई थी एफ अपॉन टी, नीचे हो जाएगा आपका एफ डिवाइड बाई ऊपर चला जाएगा टी। अब जरा बताइएगा कि टी है, ये भी टी है, तो टी का स्क्वायर, नीचे भी टी का स्क्वायर है, तो ये पूरी वैल्यू कट गई, टी स्क्वायर कट गई, एफ से एफ भी कट गया, तो बताओ ये पूरी वैल्यू कट गई, या कटने के बाद बताओ जो वैल्यू आया वो कितना गया, 1 के बराबर आ गया, तो क्या ये डायमेंशनलेस है, यस। मैंने बताया था डायमेंशनलेस का मतलब होता है m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 मतलब 1, तो आपका जो इस वाला आंसर जो आ रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन जो आ रहा है, इसमें आपकी वैल्यू डायमेंशनलेस आ रही है, तो आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल था ये, मिलता है।